हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। आप लोगों के लिए मैं इस यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लास्ट चैप्टर लेके आया हूं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेटा इस यूनिट का ही लास्ट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? अभी तक मैंने जितना भी डिस्कशन किया इस यूनिट के चैप्टर्स में, आप लोगों को अभी बेसिक सी चीज बता दी मैंने कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या ऑर्गेनिल्स होती है सेल के अंदर, कौन सी ऑर्गेनिल किस काम में जनरली यूजफुल है, कौन कौन से फंक्शंस सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, क्या क्या चीजें, बेसिक फंडामेंटल यूनिट मैंने आपको सेल के बारे में डिस्कशन कर दिया। और साथ ही साथ हमारी सेल के अंदर किस किस टाइप के वैरायटी के कंपाउंड्स दैट इज बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं इसी यूनिट के पिछले 2 चैप्टर्स में। अब बात आती है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो असल में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सेल किस तरीके से डिवाइड होता है। बेसिक सी चीज थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, सेल 2 तरीके से डिवीजन की कैपेसिटी रखता है, एक होती है माइटोसिस से, एक होती है मियोसिस से। अब असल में 9th-10th में बेसिक कंडीशन बताते थे माइटोसिस मियोसिस, यहां पर पूरा प्रॉपर उसका डिटेल डिस्कशन है कि असल में माइटोसिस जब होती है तो उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, या मियोसिस जब होती है, जब सेल डिवीजन करता है मियोसिस की मदद से, तब उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंशियल प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो माइटोसिस एंड मियोसिस तो होगा क्या, सेल डिवीजन, और जो उनका सीक्वेंशियल पूरा प्रोसीजर है वो हो गया आपका एक तरीके का सेल की साइकिल। तो इस चैप्टर में आपको यही दोनों चीजें पढ़ने को, बेसिक सी माइटोसिस और मियोसिस पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। माइटोसिस किस तरीके से होती है और मियोसिस, और जिस तरीके से होती है जो प्रॉपर सीक्वेंशियल प्रोसीजर्स चलेंगे उसे हम एक तरीके से सेल साइकिल का नाम देते हैं। और हर सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस की बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है इस यूनिट पे से, अच्छा खासा क्वेश्चन बन के आता है, एक बन के आता है, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे से बन के आ जाते हैं। माइटोसिस मियोसिस पे बेटा एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, बनता ही बनता है। क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने एनसीईआरटी जरूर निकाल ली होगी। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्टिव देख ले हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हम सेल साइकिल होती क्या है, उसके बाद अब सेल साइकिल में हमें जो जो फेजेस देखने को मिलेगी उसमें से एक फेज है एम फेज। सेल साइकिल की एक फेज होती है बेटा ये एम फेज, अभी आगे जाकर डिस्कशन करूंगा, वो पूरी एम फेज पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे माइटोसिस की, सिग्निफिकेंस, माइटोसिस होती क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम बात करेंगे मियोसिस की, और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सारी चीजें। तो बेसिक सा मैंने आपको जैसा बोला, चैप्टर पूरा का पूरा माइटोसिस एंड मियोसिस पर बेस्ड है। असल में इस चैप्टर में आपको यही सीखने को मिलेगा कि जब सेल माइटोसिस से डिवाइड करता है तो कैसे क्या क्या चीजें दिखेंगी और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। इसी तरीके से सेल मियोसिस से जब डिवीजन करता है तो क्या क्या प्रोसीजर्स दिखेंगे और क्या क्या चीजें होंगी। तो ये बेसिक सी चीज आपको सीखने को मिलेगी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर। क्लियर है? तो शुरू कर रहे हैं। आज का ये पहला सेशन है भैया, इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा, मैं केवल सेल साइकिल पर डिस्कशन करूंगा इसमें। क्लियर है? हाँ है ना, सारी फेजेस सारे प्रोसीजर्स की बात नहीं करूंगा, केवल आपको अब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं असल में है क्या सेल साइकिल, होगा क्या इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? छोटा सेशन बनेगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा ये वाला, टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक से इन्फॉर्मेशन दूंगा, ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, एक एक करके हम सेशन वाइज कवर करेंगे, पहले माइटोसिस को फिर मियोसिस को। तो ध्यान से सुने, क्वेश्चन जरूर लगा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ पिछले चैप्टर्स के आपने जरूर कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं किसी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखिए क्या, Are you aware that all organisms, even the largest, starts their life from a single cell? बिल्कुल सही बात है भाई, चाहे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो लिविंग, चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, सबकी जिंदगी सिंगल सेल से ही शुरू होती है। चाहे हम ही क्यों ना हो, हम सबसे कॉम्प्लेक्स है एनिमल किंगडम के, हमारी सबसे जो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे एडवांस्ड है, इवन देन हमारी भी लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है, जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट का। किसका नाम देते हैं? जाइगोट का। ये हमारी बॉडी का, ये हमारी जो जिंदगी का पहला सेल होता है, फर्स्ट सेल है। कौन सा सेल है बेटा? फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। क्लियर है? हमारी जिंदगी का सबसे पहला, या हमारी जिंदगी इसी से शुरू होती है। हम लोग इनिशियली बने क्या होंगे? जाइगोट, तब जाके हमारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो वही लिखा है, जैसा कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई छोटा है ऑर्गेनिज्म हो चाहे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सब अपनी जिंदगी एक सिंगल सेल से ही शुरू करते हैं।
तो अब मेन बात ये आती है, सर जब हम लोगों ने सिंगल सेल से शुरू किया है तो अब हम इतने बड़े साइज के कैसे क्रिएट कर दिए इस एक ही सेल ने? ऐसा क्या किया इस एक सेल ने कि हमारा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप हो गया? तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भैया इस सिंगल सेल में, जो इतनी वैरायटी के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बन गए। क्लियर है? तो वो और कुछ नहीं, सेल डिवीजन हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है। तो हमारी बॉडी में एक सेल तो है नहीं, अब नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और वो असल में मिलियंस ऑफ सेल्स इसी एक सिंगल सेल ने बनाई है। वही मिलियन ऑफ सेल, वही मिलियन नंबर ऑफ सेल्स इसी सिंगल सेल है। मैं अपने से रिलेट कर रहा हूं, मैं किसी और से तो रिलेट ही नहीं कर रहा भाई, सीधा हम ह्यूमन से रिलेट करो। तो हमारी जो नंबर ऑफ आज के टाइम में मिलियंस ऑफ सेल्स मिल रही है हमारी बॉडी में, वो सब इसी जाइगोट, इसी फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ की देन है। तो यही बोल रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई छोटा ऑर्गेनिज्म चाहे बड़ा, सबकी जिंदगी एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है। तो अब हमारी बॉडी में इतना बड़ा डेवलपमेंट किस वजह से हुआ? डेफिनेटली सेल डिवीजन की वजह से। तो वही लिखा है, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो वही वाली बात है। तो हम यही सोच रहे हैं कि एक सेल बने थे हम, तो आज इस सेल में ऐसा हुआ क्या कि आज हमारे अंदर इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म या इतनी बड़ी वैरायटी की चीजें क्रिएट हो गई। तो असल में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है बेटा, सेल करती ही करती है, हर ऑर्गेनिज्म की सेल ये दोनों काम तो करती ही करती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या हर सेल की, हर ऑर्गेनिजम्स की सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसकी हर सेल लगभग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करती ही करती है, प्राइमरी फंक्शन है। इसी वजह से ही आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। तो वही लिख रहा है क्या, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो हम यही सोच रहे हैं कि एक सिंगल सेल इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को कैसे बना सकती है। तो उसकी दो प्रॉपर्टी की वजह से, सेल कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो वही लिखा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो सेल्स है उसके पास ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। इसी वजह से आज के टाइम पे इतने कॉम्प्लेक्स, इतने लार्ज वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो हर सेल रिप्रोड्यूस, असल में रिप्रोडक्शन किसी सेल का मतलब सेल डिवीजन ही होता है। सेल जब रिप्रोड्यूस करेगी मतलब अपने और सेल्स बनाना, एक सेल से और उसकी प्रोजेनी सेल्स बनना, मेरे ख्याल से उसको रिप्रोडक्शन बोल दो चाहे आप सेल डिवीजन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? हाँ या ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल अपना रिप्रोडक्शन कैसे करती है? बाय सेल डिवीजन। सेल अपना रिप्रोडक्शन कैसे करती है? बाय सेल डिवीजन। तो हम सेल डिवीजन की ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में। क्लियर है? चले आगे सुनना है क्या, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस, आगे वही वाली बात जो मैं बोल रहा हूं, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। मतलब हर सेल, जो भी हमारी बॉडी की हर सेल डिवाइड करती है, और कैसे करती है या रिप्रोड्यूस करती है, कैसे करती है? अपने सेल डिवीजन से। क्लियर है? हाँ या ना? अपने सेल डिवीजन से। अब होता क्या है तो सुनना जरा, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। और हर बार ऐसा ही होता है कि एक सेल ये गई, इसको हम बोलते हैं पेरेंटल सेल, पीछे लिख दूं, और ये डिवाइड होके दो छोटी प्रोजेनी सेल्स बना लेती है, ये डॉटर सेल लिख दूं, डीसी शॉर्ट में। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही बोल रहा है, एक पेरेंटल सेल क्या रिप्रोड्यूस करके या सेल डिवीजन करके हमेशा दो डॉटर सेल्स या प्रोजेनी सेल्स बना लेती है। तो वही बोल रहा है कि असल में ये क्या है? सेल का रिप्रोडक्शन है। क्या है? इसको आप सेल का रिप्रोडक्शन बोल दो चाहे सेल डिवीजन बोल दो, एक ही बात है। तो वही लेकर है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल। हर पेरेंटल सेल क्या दो छोटी डॉटर सेल को जन्म देती है। तो वही लिखा है, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। हर बार जब वो डिवाइड करते चलेंगे। हाँ या ना? करें आगे सुनना, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny cell। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात, बहुत बेहतरीन बात बोली है। क्लियर है? अब इसी का पूरा मैं फ्लो चार्ट से ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं? हाँ यार, जरूरत नहीं, वैसे यहीं पे देख लो। ये कौन है? पेरेंटल सेल है बेटा। कौन है बेटा? पेरेंटल सेल है। इसने डिवाइड करी, दो डॉटर सेल बनाई, एक ये गई, एक ये गई। क्लियर है? ये कौन है? डॉटर सेल। ठीक है? अब ये डॉटर सेल फर्दर और डिवाइड करी, इसने भी एक ये सेल बनाई, इसने भी एक ये सेल बनाई, ये डॉटर सेल भी फर्दर डिवाइड करी,
इसने भी ये सेल बनाई, इसने भी, ये नई वाली डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल फर्स्ट जनरेशन, ये डॉटर सेल्स सेकंड जनरेशन। तो वही बात बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये जो नई सेल्स बनी है वो कुछ नहीं अपनी पेरेंटल सेल से बनी है, और हर पेरेंटल सेल हमेशा दो डॉटर सेल को जन्म देती है। तो ये इसके लिए पेरेंटल सेल है, तो ये दो डॉटर सेल को जन्म दे रही, अब ये पेरेंटल सेल हो गई, अब ये दो डॉटर सेल्स को जनरेशन वो दे रही, जन्म दे रही है। तो वही बोल रहे हैं, हर पेरेंटल सेल जब भी डिवाइड करती है तो वो दो ही डॉटर सेल को जन्म देती है, और ये डॉटर सेल्स खुद क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं और डिवाइड कर सकती हैं। अब ग्रो कर गई और फिर डिवीजन करके वापस से ये अपनी फर्दर और डॉटर सेल्स को क्रिएट कर लेती है। तो वही लिखा है, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स, ये फर्स्ट जनरेशन वाली, कैन देमसेल्फ ग्रो, खुद ग्रो होंगी और फिर डिवाइड कर जाएंगी, और जब डिवाइड करेंगी तो नई सेल पॉपुलेशन बना देंगी। जब ये खुद और डिवाइड कर रही और सेल बन जाएगी, अब ये सेल बन गई, ये और डिवाइड करेगी, और ऐसे करते सेल्स का नंबर बढ़ता चलेगा और एक पूरी नई पॉपुलेशन बन जाएगी सेल्स की। और शुरुआत कहां से करी थी, एक सेल से करी थी आपने। तो एक सिंगल पेरेंटल सेल एक पूरी नई सेल की पॉपुलेशन को जन्म देने के लिए कैपेबल होती है। तो वही लिखा है, क्या, कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनी है वो पॉपुलेशन, बाय ग्रोथ एंड डिवीजन से बनी है। किसके, एक सिंगल पेरेंटल सेल के, किसके, एक सिंगल पेरेंटल सेल के, और साथ ही साथ उसके प्रोजेनी के ग्रोथ एंड डिवीजन से। तो उसमें ग्रोथ एंड डिवीजन केवल पेरेंटल सेल का ही काम नहीं है, जो पेरेंटल सेल है वो भी ग्रोथ एंड डिवीजन कर रही है, डिवीजन कर रही है मेनली, और जो नई नई प्रोजेनी सेल्स बन रही है उनमें भी फर्दर आगे ग्रोथ हो रही है और डिवीजन हो रहा है। इसी वजह से एक सिंगल पेरेंटल सेल एक पूरी सेल की पॉपुलेशन को जन्म देती है बहुत आसानी से। तो यही बोल रहा है, क्या, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। तो सिंगल पेरेंटल सेल भी करेगी डिवीजन, और उसकी जो प्रोजेनी, जो डॉटर सेल्स बनी है, उनका भी फर्दर ग्रोथ और डिवीजन की वजह से एक पूरी नई सेल की पॉपुलेशन हम क्रिएट करा सकते हैं। तो ऐसा ही हो रहा होगा हमारी बॉडी में, तभी जो हमारा जाइगोट था, जब हमारी जो पहली सेल थी जाइगोट, तभी हम उस जाइगोट से आज इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो पाए हैं। तो वही सिंगल सेल जाइगोट फर्दर डिवाइड कर करके एक पूरा क्या बेबी क्रिएट कर लेता है, जब हमारा जन्म होता ही होता है। क्लियर है। तो असल में हमारी लाइफ भी एक सिंगल सेल्स दैट इज कॉल्ड जाइगोट, उसी से ही शुरू होती है, और उसमें ये डेफिनेटली काम हो रहा होगा। उसकी सेल लगातार ग्रो भी कर रही होगी, डिवाइड भी कर रही होगी, तभी हमारा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। दैट्स इट। तो असल में हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं लगभग, वो सभी इसी वजह से है क्योंकि हम भी एक सिंगल सेल थे। हमारे जाइगोट ने ही ये मिलियंस ऑफ सेल्स बनाई है हमारी बॉडी की। क्लियर है। तो हमारी बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स बनी है वो सब किसकी देन है? पेरेंटल सेल, जो कि हमारी केस में जाइगोट है। कौन है बेटा? जाइगोट। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। तो सेल डिवीजन की बात चली है हर जगह। किसकी बात चली है बेटा? सेल डिवीजन। ये बताया है सेल कैसे डिवाइड करता है। अभी माइटोसिस मियोसिस से कॉम्प्लिकेट मत करो, अभी केवल हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ या ना? एक बात और सुनना जरा, इसी को इसने दूसरे शब्दों में कुछ कहा है। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन allows a single cell to form a structure containing millions of cells। तो वही बात बोल दी इसने कि इस टाइप की जो साइकिल चलेगी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सेल आया, बना, ग्रो किया, डिवाइड किया, नई प्रोजेनी बन गई, वो सेल बनी, फिर वो ग्रो करी, फिर वो डिवाइड करी, फिर और नई सेल्स बन गई। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है लगातार ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। तो वही बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन बोल दो अलाउ अ सिंगल सेल, यही साइकिल एक सिंगल सेल को कैपेबल बनाती है, उसे अलाउ करती है क्या? ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जिनमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी एक जाइगोट जो सिंगल सेल थी, उसी से हमारे लंग्स बने हैं, उन्हीं से ही हमारी हार्ट बने हैं, हार्ट बना है, उसी से ही हमारी इंटेस्टाइन, जो भी जितना भी मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर, वो सब जाइगोट ने ही बनाया है, जो हमारी लाइफ का पहला सिंगल सेल था। तो ही बोल रहा है, और वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारी उस सेल के पास एक पूरी प्रॉपर साइकिल थी ग्रोथ और डिवीजन की। तो वो सेल ग्रो और डिवाइड नहीं करता तब तक हमारी पूरी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी नहीं बन पाते जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट। तो वही बोल रहा है, इसी साइकिल की वजह से, कौन सी साइकिल? ग्रोथ और डिवीजन वाली साइकिल की वजह से ही एक सिंगल सेल ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस साइकिल को हम सेल साइकिल का नाम दे देते हैं, और जो काम हो रहा है वो सेल डिवीजन हो रहा है।
जो काम हो रहा है क्या, वो है सेल डिवीजन। और वो जिस प्रोसीजर से, जिन फेजेस से गुजर रहा है, वो एक पूरी प्रोसीजर है, पूरा साइक्लिक पाथवे है, या पूरा एक प्रोसीजर जा रहा है किसी रिएक्शन वाइज केमिस्ट्री से अगर रिलेट करेंगे तो पाथवे क्या होता है, एक एक दो दो तीन तीन रिएक्शन मिलती है। अब यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर्स ज्वाइन हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक पूरी साइकिल बन रही है, तो उसे हम बोल देते हैं सेल साइकिल। और उसमें असल में हो क्या रहा है, उसमें जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो सेल साइकिल किसे कह रहे हैं, और सेल डिवीजन जिस प्रोसेस से गुजरता है उस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल डिवीजन का मतलब एक सिंगल सेल डिवाइड होकर नई नई डॉटर सेल्स क्रिएट करना। दैट्स इट। क्लियर है? उसी को ही हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ अ सिंगल सेल, इन केस ऑफ अ सिंगल सेल। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी। ठीक है ना? तो सेल के अंदर दोनों ही मिलती है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल ग्रो भी करेगी और रिप्रोड्यूस भी करेगी। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं बेटा सेल साइकिल की। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? अभी सेल डिवीजन तो समझ में आ गया होगा। एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है और दो डॉटर सेल्स क्रिएट कर लेती है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम टू सेम है। अभी ये सेल साइकिल में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना, माइटोसिस के कंसेप्ट के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिक्स मत करना, क्योंकि इनिशियल स्टेप जैसे माइटोसिस में होते हैं, सेम टू सेम मियोसिस में भी कुछ इनिशियल स्टेप उसी तरीके से चलते हैं। क्लियर है ना? तो इसीलिए सेल साइकिल में माइटोसिस के हिसाब से समझा दे रहा हूं। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा, क्या ये एक पेरेंट सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है। ये पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाती है। क्या बनाती है? दो डॉटर सेल्स, जिसमें भी क्रोमोसोम नंबर और इनका जीनोमिक कंटेंट सेम रहता है। क्लियर है? तो जितना डीएनए का अमाउंट इसमें है उतना ही डीएनए का अमाउंट इनमें भी आता है, जीनोमिक कंटेंट। क्रोमोसोम का नंबर 2n, इसमें भी 2n, इसमें भी 2n। क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आता, याद रखना है। क्लियर है? और डीएनए के अमाउंट में भी कोई फर्क नहीं आता इन केस ऑफ माइटोसिस। तो ये कौन है? पेरेंट सेल है, और ये कौन है? डॉटर सेल्स है। क्लियर है? तो क्रोमोसोम का नंबर 2n है, डीएनए का अमाउंट 2c, इसमें भी कंसंट्रेशन मान ले रहा, डीएनए का अमाउंट 2c इसमें भी, और डीएनए का अमाउंट 2c इसमें भी। तो ऐसा हुआ कैसे होगा? ये सारी चीजें समझने के लिए हमें सेल साइकिल की मदद लेनी पड़ती है। सेल साइकिल और कुछ नहीं बेटा, इस सेल डिवीजन के दौरान जो सीक्वेंशियल इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं, उन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम सेल साइकिल का नाम दे देते हैं। कुछ नहीं, सेल साइकिल बेसिक सी चीज है। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है और सेल ग्रोथ, क्योंकि दोनों काम होते हैं। सेल डिवाइड करेगा, पहले ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर नई सेल बनी, फिर वो वापस से ग्रो करेंगी, फिर डिवाइड करेंगी। तो ये पूरा एक साइकिल सी चलती है, सेल की ग्रोथ होना और उसका डिवीजन होना। तो इस दौरान जो सीक्वेंशियल इवेंट्स चलते हैं, हम उन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट्स को सेल साइकिल का नाम देते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये मैंने केस बनाया है माइटोसिस का। किसका बेटा? माइटोसिस, जिसमें पेरेंट सेल जब डॉटर सेल बनाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी, उसके जीनोमिक कंटेंट में 1% का फर्क नहीं आता, ना क्रोमोसोम नंबर बदलता, ना जीनोमिक कंटेंट बदलता। क्लियर है? हाँ या ना? अभी कैसे हुआ वो सारी चीजें आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे जब माइटोसिस डिस्कस करेंगे। अभी केवल मैं सेल साइकिल के बारे में ओवरव्यू से दे रहा हूं आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्लियर है? तो सुनना जरा, क्या सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधी बात है, अगर ये नहीं होगा तो हमारी इतनी जो एडवांस पूरी बॉडी है वो कैसे डेवलप होगी अगर सेल डिवीजन नहीं होता? क्योंकि बिना सेल डिवीजन के कोई भी ऑर्गन नहीं बन सकता। अब ऑर्गन नहीं बनेगा तो कोई सिस्टम नहीं बनेगा, और सिस्टम्स नहीं बनेंगे तो पूरी बॉडी कैसे बन के आएगी? तो सेल डिवीजन बेटा हर सेल की पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ग्रोथ होना अच्छी बात है, बट वो ग्रोथ उस सेल को डिवाइड करने के लिए कैपेबल बनाए, वो बहुत अच्छी बात होती है। क्लियर है? तो वही बोल रहा है, सेल डिवीजन किसी भी सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी पूरी एडवांस जो पूरी नेटवर्क नहीं बोलूंगा, एक पूरी एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी की, वो डेवलप होके आती है। क्लियर है? अब सुनना जरा होता क्या है। तो ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। अब इसी सेल के डिवीजन के दौरान ये दोनों काम भी होते हैं, क्योंकि सेल ग्रोथ करेगी, बिना ग्रोथ के वो डिवीजन के लिए कैपेबल होगी नहीं, और डिवाइड करना है तो डेफिनेटली डीएनए को तो रेप्लिकेट होना, रेप्लिकेट मतलब डीएनए को फोटोकॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि सीधी बात है, इसमें अगर मैं सीधा इस सेल को दो टुकड़ों में बांट दूं, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डीएनए का अमाउंट आधा आधा हो जाना चाहिए था,
बिल्कुल हो जाना चाहिए भाई। जब एक सेल के 2 टुकड़े करोगे तो आधा कंटेंट इसके पास, आधा कंटेंट इसके पास, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा ना होने का कारण केवल यही है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए अपनी फोटोकॉपी क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से ये बराबर बराबर अमाउंट का डीएनए या जीनोमिक कंटेंट दोनों डॉटर्स को बांट देता है, क्योंकि इसके अंदर जो जीनोमिक कंटेंट है वो कितना है, 2C कंसंट्रेशन है। क्लियर है? तो अगर मैं 2C को बांटूंगा तो CNC आधा आधा जीनोमिक कंटेंट जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी जीनोमिक कंटेंट 2C ही आया, इसमें भी जीनोमिक कंटेंट 2C आया, और ये तभी पॉसिबल है जब ये जीनोमिक कंटेंट डबल हुआ होगा। और डबल कैसे हो सकता है? फोटोकॉपी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? और फोटोकॉपी क्रिएट करने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। असल में ये डीएनए का कंटेंट अमाउंट है। क्या है ये? डीएनए का अमाउंट। क्लियर है? ये किसका अमाउंट है? डीएनए का अमाउंट है। डीएनए तो जानते ही होंगे सब लोग। क्लियर है? ये किसका अमाउंट है? डीएनए का अमाउंट है। क्लियर है? और कुछ नहीं है। हाँ या ना? तो वही बोल रहा है कि सेल डिवीजन के दौरान सेल ग्रोथ के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन भी होती ही है। क्लियर है? हाँ या ना? तो इन शॉर्ट बहुत सारे प्रोसीजर्स, कौन कौन से? ऑल दीज प्रोसेसेस कौन कौन से? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। मतलब क्या हमारे पास अब 3 प्रोसेस आ गए, सेल का डिवाइड होना, सेल की ग्रोथ होना और डीएनए का रेप्लिकेट। क्योंकि डीएनए अगर रेप्लिकेट नहीं होगा तो जो डॉटर या नई प्रोजेनी बनेगी उसमें डीएनए का कंटेंट या जीनोमिक कंटेंट गड़बड़ा जाएगा। तो जीनोमिक कंटेंट को इंटैक्ट रखने के लिए तीनों प्रोसीजर चलते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हैं कि पहले ग्रोथ होगी, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर सेल डिवाइड होगी, फिर वापस से ग्रोथ होगी, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर सेल डिवाइड होगी। तो वो तीनों प्रोसीजर एक सीरीज में चलते हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। क्लियर है? तो एक साइकिल चलती है। क्लियर है? कोऑर्डिनेटेड वे में एक के बाद एक इवेंट चलते रहते हैं। क्लियर है? और ऐसा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बिल्कुल करेक्ट सेल डिवीजन कराना है आपको, क्योंकि डॉटर सेल्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें कमी रह गई तो एबनॉर्मैलिटी क्रिएट हो जाती है बेटा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये सीक्वेंस एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड फैशन में चले। क्लियर है? और इन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो वही लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड सेल साइकिल। तो इसने तीनों की बात कर दी, सेल का डिवाइड करने की बात कर दी, जीनोम के डुप्लीकेट करने की बात कर दी और ग्रोथ की बात कर दी। तो ये तीनों जो इवेंट है एक सीक्वेंशियल इवेंट है और इन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट को हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो वही लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, कौन सा? सेल अपना जीनोम जिससे डुप्लीकेट करती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होना, वो वाला इवेंट। दूसरा ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, जो सेल डिवीजन के काम आएगी, मतलब सेल ग्रोथ के टाइम पे जो बनते हैं। दूसरा सेल ग्रोथ वाला इवेंट। और तीसरा जहां पर उस सेल का कंप्लीट डिवीजन या एक्चुअल जो डिवीजन होता है सेल का, किसमें? उसकी डॉटर सेल्स में। ये तीनों के तीनों इवेंट अगर मिले किसी सेल के अंदर या किसी पूरे टाइम पीरियड के अंदर, तो इन सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो तीनों काम हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब जीनोमिक कंटेंट का डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं किया तो डॉटर सेल्स में जीनोम कंटेंट गड़बड़ा जाएगा। दूसरा, सेल और भी सामान बनाती है सेल डिवीजन में जो जरूरत के टाइम पर लगते हैं। और तीसरा, फाइनली वो डुप्लीकेट या डिवाइड, डुप्लीकेट नहीं बोलूंगा, वो सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं इन सबको मिला के हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। इन सब इवेंट्स को मिला के हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो हमेशा ये याद रखना बेटा, क्या जब भी एक कोई पेरेंट सेल है, इसके अंदर जो जीनोमिक कंटेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n और डीएनए का अमाउंट 2c, तो इससे जब काम चलेगा डॉटर सेल बनने का, तो सबसे पहले ये डीएनए कंटेंट डबल होता है। बेटा क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं आता, हमेशा याद रखना 2n इज अ डिप्लॉयड कंडीशन। क्रोमोसोम नंबर पे कभी भी फर्क नहीं आता। असल में क्रोमोसोम और कुछ नहीं, हाईली कॉइल्ड डीएनए को ही कहते हैं। क्रोमोसोम और कुछ नहीं बेटा, डीएनए ही होते, जो भी कुछ है हमारी बॉडी में डीएनए है। डीएनए ही कॉइल करके क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम और ज्यादा कॉइलिंग कर देंगे, कंडेंस होकर क्रोमैटिन नेटवर्क बनाते हैं। असल में क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं आता, भले ही हम डीएनए का अमाउंट डबल करते हैं, याद रखना। तो क्या होगा, डिवाइड करने से पहले ग्रोथ हो गई सेल की अच्छा खासा, अब उसी ग्रोथ के टाइम पर ये क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। तो क्या हुआ, इसी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही रहा,
बट डीएनए का अमाउंट अब 4C हो गया। कितना हो गया? 4C, 4 डबल हो गया जस्ट। क्लियर है? बट क्रोमोसोम के नंबर पे कभी भी कोई फर्क नहीं आता। बस इतना हुआ होगा कि ये डिप्लॉयड कंडीशन है। जैसे इस सेल के अंदर हमें इस तरीके से 2 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, ये एक सेल है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमें 2 क्रोमोसोम वाली कंडीशन मिल रही है, डिप्लॉयड कंडीशन। तो जब यहां पर आया होगा डीएनए का कंटेंट डबल हुआ होगा, मिलेंगे अब भी 2 ही क्रोमोसोम, बस फर्क ये आएगा अब इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर हमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लगेंगी, क्योंकि अब ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, ये भी 2n कंडीशन ही है और ये भी 2n कंडीशन ही है। बस फर्क इतना है, यहां से यहां जाने पे डीएनए कंटेंट 2C है और इसमें डीएनए कंटेंट 4C है। क्रोमोसोम का नंबर यहां पर भी 2n है, ये 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, इसी तरीके से ये भी 2 हैप्लॉइड, ये n+n 2n कंडीशन है। बस फर्क इतना रहा है यहाँ पर कि इस टाइम पर जीनोमिक कंटेंट डबल कर दिया है, 2C से हमने 4C। और ये करने का कारण एक ही है कि डॉटर सेल जब बने तो उसमें क्रोमोसोम नंबर वही रहे और डीएनए का अमाउंट भी इनिशियल जो पेरेंट सेल के पास था 2C उतना ही जाए। अब जाके ये डिवाइड कर जाएगी सेल, अब ये जाके आगे सेल डिवाइड कर जाएगी। तो सिंपल कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता बट डीएनए के अमाउंट में डबल हो जाता है। ये क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहेंगे पर डीएनए का अमाउंट डबल होके 4C हो जाएगा। क्लियर है? वही जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है। क्लियर है? हाँ है ना? तो 23 पेयर्स की बात कर दूं, 2n लिखूंगा तो 23 पेयर्स की बात कर दूं। क्लियर है? तो पेयर में कोई फर्क नहीं आता, 23 पेयर्स थे सेल डिवीजन के टाइम पर, उतने ही रहेंगे। बस फर्क है पहले इन 23 पेयर्स में इतना अमाउंट ऑफ डीएनए मिला हुआ था बट अब उन्हीं 23 पेयर्स में 4C या जस्ट डबल कंटेंट हो जाता है डीएनए का, बनेंगे वो 23 पेयर्स ही। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं आता, अमाउंट ऑफ डीएनए में फर्क आता है, ध्यान रखना ये हमेशा। क्लियर है? हाँ या ना? अब जाके जब डिवीजन होगा तो बेटा क्रोमोसोम क्या करते हैं, इस कंडीशन में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेते हैं, क्योंकि जब डीएनए का अमाउंट डबल करेंगे तो क्या करेगा, एक ही क्रोमोसोम, जैसे ये डिप्लॉयड कंडीशन में हमेशा याद रखना ऐसे वाले आते हैं, ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, अब मिलके एक पेयर बन गया। क्लियर है? पर हर क्रोमोसोम पे याद रखना इस वाली कंडीशन में 2, एक ये सिस्टर क्रोमैटिड, एक ये सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसा होने का कारण इसीलिए है क्योंकि मैंने डीएनए का अमाउंट पहले से डबल कर दिया। इनिशियली अगर आप देख रहे होगे तो 2 क्रोमोसोम इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, ये 2n कंडीशन है, ये भी 2n कंडीशन है, याद रखना ये वाली बात। इसमें डीएनए कंटेंट 2C दिख रहा होगा पर इसमें डीएनए कंटेंट 4C हो गया होगा, क्योंकि अब डबल डबल पर क्रोमैटिड, हर सिस्टर क्रोमैटिड के पास 2C अमाउंट ऑफ डीएनए आ रहा होगा, क्योंकि 4C कंडीशन बनानी है तो यहां पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया होगा। क्लियर है? याद रखना इस कंडीशन में डीएनए का अमाउंट डबल होके आ जाता है, दैट्स इट। इस कंडीशन को याद रखना है, पर क्रोमोसोम के नंबर पे कभी भी कोई फर्क नहीं आता, नहीं आता और नहीं आता। हाँ या ना? तो यहां पर बोला है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, भाई डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है बस, पर क्रोमोसोम की जो नंबर थी वो उतनी ही आएगी। मतलब अगर डीएनए कंडेंस हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेक करोगे तो उतने ही होंगे जितने पहले थे। क्लियर है? हाँ या ना? अब डिवीजन के टाइम पे ऐसा क्या हुआ होगा कि जो पेरेंट बने उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम आया है और डीएनए का अमाउंट भी सेम आ गया। वो जब माइटोसिस डिटेल में पढ़ाऊंगा मेटाफेज में सेंट्रोमियर का टूटना, जिसकी वजह से डीएनए के नंबर में अमाउंट में भी कोई फर्क नहीं मिलता, डॉटर सेल्स में ना क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क पड़ता। क्लियर है? वो सारी चीजें आप डिटेल में बाद में सीखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, सेल डिवीजन के टाइम पर डीएनए भले ही डबल हो रहा है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाएगा। पहले 23 पेयर्स या 46 थे क्रोमोसोम, बाद में भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, भले ही डीएनए का अमाउंट डबल क्यों ना हो गया। क्लियर है? तो अब डीएनए का अमाउंट डबल क्यों करना है, आपको अभी बता दिया कि एक प्रॉपर सही तरीके से डिवीजन हो जाए, जो डॉटर सेल्स बने उनका जीनोमिक कंटेंट में कोई वेरिएशन ना आए। तो ये सारे सीक्वेंशियल जो इवेंट्स है वो और कुछ नहीं, सेल साइकिल बोले जाते हैं, जिसमें हम 3 चीज बात करते हैं, सेल डिवीजन की, डीएनए रेप्लिकेशन की और सेल ग्रोथ की। तो उन्हीं को बोल दिया द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। दूसरा, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, मतलब सेल ग्रोथ हो गई। और तीसरा, इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, क्या उसका सेल डिवीजन। ये तीनों जो सीक्वेंशियल इवेंट्स है, इन तीनों को कंबाइन करके हम सेल साइकिल का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? अब एक बात और सुनना जरा, सेल ग्रोथ केवल ये नहीं होता कि नए नए कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना, सेल ग्रोथ में हम लोग बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीमेंट भी देखते हैं। तो वही लिखा हुआ क्या, ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्या
अभी जो हम सेल ग्रोथ की बात करें, अगर हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को कंसीडर करते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि बेटा सेल ग्रोथ यहाँ पर ऐसा तो है नहीं सेल का साइज बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो नए नए कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप होंगे, बना रही होगी वो सेल, तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, वो हम उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की इंक्रीमेंट के बेसिस पे बात करते हैं। और ये जो सेल ग्रोथ है वो जिंदगी भर चलती रहती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि सेल की ग्रोथ होना रुक जाएगी। डिवीजन चल रहा है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए रुकी होगी सेल ग्रोथ, बट चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है ये, तो वही लिखा है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन दी सेल साइकिल। तो भले ही हमें ये पता है सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बट इस सेल ग्रोथ के दौरान जो डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, जो नया डीएनए फोटोकॉपी होके बनना है, डीएनए सिंथेसिस बन रही है, वो एक पर्टिकुलर सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होती है। और वो पर्टिकुलर टाइम जब पढ़ेंगे, जब हम माइटोसिस डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस मान लो, क्या हमें भले ही पता है कि सेल ग्रोथ जो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का बनना है वो पूरी जिंदगी भर चलता है, बट स्टिल जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जो नया डीएनए फोटोकॉपी होकर क्रिएट हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेज पे ही बनता है पूरी सेल साइकिल के अंदर है। ऐसा नहीं कि कभी भी बन जाए या पूरे प्रोसेस में जब सेल ग्रोथ चलती जा रही है तो बनता ही चलेगा, ऐसा नहीं है। पूरी सेल साइकिल में एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज आती है जहां पर ये डीएनए फोटोकॉपी क्रिएट करता है, नया डीएनए सिंथेसिस होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही होता है, ऐसा नहीं है कभी भी करा दिया जाए। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही बात करिए क्या द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती कर दी इन्होंने, क्रोमोसोम नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम लिखते हैं तो मतलब क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। असल में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आता 1% का भी, याद रखना है वाली बात। क्या द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दैट इज डीएनए की बात कर रहा है, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सीधी बात है भाई, सेल डिवीजन के लिए हमने पहले डीएनए रेप्लिकेशन कराया, अब रेप्लिकेशन कराने का एक ही मेन मोटिव है कि डॉटर सेल जब बने तो उनमें बराबर बराबर जीनोमिक कंटेंट आए। तो जब मैंने जीनोमिक कंटेंट डबल कर दिया और फिर मैं उसको आधा करूंगा तो वही कंटेंट उतना ही आएगा जितना पेरेंट सेल में था। जैसे कि ये रिपेरेंट सेल, इसमें जीनोमिक कंटेंट डीएनए का अमाउंट 2C था, जब मैंने इसको डबल कर दिया 4C के बराबर, मान लो बीच के किसी टाइम पीरियड पे, तो अब मैं जब इसको बांटूंगा दोनों डॉटर सेल में तो इतना ही तो जाएगा कंटेंट जो कि पेरेंट सेल के पास था। तो वही बोल रहा है क्या द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम नहीं बोलो, डीएनए बोलो, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो रेप्लिकेटेड डीएनए आया है, नॉट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बेटा, इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो चाहे किसी में देख लो, केवल डीएनए का अमाउंट रेप्लिकेट होता है, डीएनए डबल होता है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, उन्हीं में ही ये डबल अमाउंट ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही बात कर रहे हैं हम लोग, तो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है तो वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए है जब डिवीजन होती है सेल की तो वो बराबर बराबर अमाउंट में डॉटर सेल्स को दे दिया जाता है। और ये जो डिवीजन है किसका, जीनोमिक कंटेंट का, बराबर बराबर अमाउंट में डॉटर सेल्स के पास जाए, तो ये एक स्टेप में नहीं होता, ये नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेप्स चलते हैं। वहां पर एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, मेटाफेज वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? तो उसमें पता लगता है कि किस तरीके से ये क्रोमोसोम नंबर बराबर बराबर जाते हैं और किस तरीके से जो जीनोमिक कंटेंट दैट इज डीएनए जो रेप्लिकेट होकर डबल हुआ है वो किस तरीके से आधा आधा बांटा जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको सेल साइकिल में पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर है? और हमेशा ये वाली बात ध्यान रखना बेटा, ये जो प्रोसेसेस चल रहे हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के हिसाब से चलाए जाते हैं, ये नहीं अपनी मर्जी से। तो हमारी बॉडी का जो जेनेटिक कंट्रोल है वो इस सेल डिवीजन या इस सेल साइकिल के हर स्टेप के ऊपर होता है। तो वही लिखा है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो हमारी बॉडी में जो जेनेटिक कंट्रोल है तो असल में करते कौन है, सीडीकेस करते हैं बेटा। क्या करते हैं? सीडीकेस। क्लियर है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। कौन करता है बेटा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये प्रोटीनेशियस होते हैं बेटा, प्रोटीन कंटेंट होता है ये। क्लियर है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्लियर है? और ये बहुत वैरायटी के होते हैं, सीडीए या सीडीबी या सीडीसी इस टाइप के होते हैं। ठीक है ना? अभी आपको मैंने केवल सीडीकेस मतलब बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, एक नहीं होता है। प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं नेचर में। क्लियर है? प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है? पूरा लिख लेना। कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। क्लियर है? नेचर में। हाँ या ना? तो सीडीकेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये ही हमारे
सेल साइकिल के इवेंट्स पर जेनेटिक कंट्रोल बना के रखते हैं। क्लियर है? किसी भी तरीके की गड़बड़ी, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए हमें सेल डिवीजन में, क्योंकि अगर सेल डिवीजन में गड़बड़ी हुई तो दिक्कत आ जाती है। जब सेल ही ढंग से डिवाइड नहीं कर पाती तो कैसे हमारी इतनी एडवांस ऑर्गेनाइजेशन बना पाएगी। तो वही चीज है, तो वही लिखा है सेल साइकिल के सारे इवेंट जेनेटिक कंट्रोल में चलते हैं। और उनका जेनेटिक कंट्रोल करता कौन है? सीडीकेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या होते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्लियर है? तो याद रखना ये वाली बात, ठीक है? तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने वाले प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? या प्रोटीन कंटेंट वाली चीजें हैं जो हमारी सेल साइकिल के इवेंट्स पर अपना जेनेटिक कंट्रोल बना के चलते हैं कि प्रॉपर टाइम पे सारी चीजें एक पर्टिकुलर मैनर में चल रही होंगी। दैट्स इट। क्लियर है? तो एक छोटा सा ओवरव्यू था सेल साइकिल का, इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं। क्लियर है? अब डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे सेशंस में, जहां पर मैं हर सेल साइकिल के इवेंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस पर्टिकुलर इवेंट में क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है। क्लियर है? एक मेन बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है। क्रोमोसोम बेटा उतने ही रहते हैं, केवल उन क्रोमोसोम में जो पहले डीएनए कंटेंट 2C था ना, अब उन्हीं क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट डबल होके 4C हो जाता है। दैट्स इट। ये बात हमेशा दिमाग में फिट करके रखना, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस में ये वाला पॉइंट बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जाके। क्लियर है? बहुत 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 हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट बात बोलिए बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलें आगे। हाँ है ना? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक सेल डिवीजन और सेल साइकिल तो समझ में आया होगा। सेल साइकिल और कुछ नहीं, सेल डिवीजन जिन इवेंट्स की मदद से होता है, सीक्वेंशियल इवेंट्स की मदद से होता है, उसी को हम सेल साइकिल का नाम दे देते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? अभी मैं डिटेल में माइटोसिस मियोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, अब हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सारे माइटोसिस की बातें, फिर हम पढ़ेंगे सारी मियोसिस की बातें। कोई चीज सिमिलर होगी तो वो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, बता दूंगा, जस्ट सिमिलर लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। क्लियर है? बेसिक सी चीजें हैं, दिमाग थोड़ा लगाएं, अपना दिमाग खोए ना। क्लियर है? क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने वाली चीजें बेटा। ठीक है ना? तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको मेरी सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है? तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में बच्चों मैं बात करूंगा प्रोफेज ऑफ सेल साइकिल या फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये जो इवेंट की बात कर रहे हैं ना हम अगले सेशन में उन इवेंट्स को समझेंगे एक एक करके। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।